नमस्कार। आज हम कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक आरोह के विदाई संभाषण नामक पाठ को पढ़ेंगे, जो कि बाल मुकुंद जी द्वारा रचित है। तो बच्चों, आइए पढ़ते हैं। माय लॉर्ड, अंत को आपके शासनकाल का इस देश में अंत हो गया। आप अब तक इस देश से अलग होते थे। इस संसार में सब बातों का अंत है। इससे आपके भी शासनकाल का अंत होता। चाहे आपकी एक बार की कल्पना के अनुसार आप यहाँ के चिरस्थायी वायसराय हो जाते, किंतु इतनी जल्दी वह समय पूरा हो जाएगा, ऐसा विचार न आपका ही था, न इस देश के निवासियों का। इससे जान पड़ता है कि आपके और आपके यहाँ के निवासियों के बीच की कोई तीसरी शक्ति और भी है, जिस पर यहाँ वालों का तो क्या, आपका भी काबू नहीं है। विचरण का समय बड़ा करुणोत्पादक होता है, मतलब उसमें करुणा उत्पन्न होती है। आपको बिछड़ते देखकर आज हृदय में बड़ा दुख है। माय लॉर्ड, आपके दूसरी बार इस देश में आने से भारतवासी किसी प्रकार प्रसन्न न थे। वे चाहते थे कि आप फिर आवें, पर आप आए और उससे यहाँ के लोग बहुत दुखित हुए। वे दिन रात यही मनाते कि जल्द श्रीमान यहाँ से पधारें, पर अहो, आज आपके जाने का हर्ष की जगह विषाद होता है। इसी से विचरण समय बड़ा करुणोत्पादक होता है। करुणोत्पादक माने जिस समय को जा रहा हो और उसमें करुणा उत्पन्न हो। बड़ा पवित्र, बड़ा निर्मल और बड़ा कोमल होता है। वैर भाव छूटकर शांत रस का आविर्भाव उस समय होता है। माय लॉर्ड, इस देश देखने का इस दीन ब्राह्मण को कभी इस जन्म में सौभाग्य नहीं हुआ। इससे नहीं जानता कि वह बिछड़ने के समय लोगों का क्या भाव होता है। पर इस देश के पशु पक्षियों को भी बिछड़ने के समय उदास देखा गया है। एक बार शिव शंभू के पास 2 गायें थी, जिनमें एक अधिक बलवती थी। वह कभी कभी अपने सींगों की टक्कर से दूसरी कमजोर गाय को गिरा देती थी। एक दिन वह टक्कर मारने वाली गाय पुरोहित को दे दी गई। देखा कि दुर्बल गाय उसके चले जाने से प्रसन्न नहीं है, वरंच वह उस दिन भी भूखी खड़ी रही, चारा छुआ तक नहीं। माय लॉर्ड, जिस देश के पशुओं के बिछड़ने के समय यह दशा होती है, वहाँ मनुष्यों की कैसी दशा हो सकती है, इसका अंदाजा लगाना कठिन है। आगे भी जो इस देश में जो प्रधान शासक आए, अंत में उनको जाना ही पड़ा। इससे आपका जाना भी परंपरा की चाल से कुछ अलग नहीं है। तथापि आपके शासनकाल का नाटक घोर दुखांत है। और अधिक आश्चर्य की बात यह है कि दर्शक तो गया, स्वयं सूत्रधार भी नहीं जानता कि उसने जो खेल सुखांत समझकर खेलना आरंभ किया था, वह दुखांत हो जाएगा। जिसके आदि में सुख था, मध्य सीमा से बाहर दुख था, उसका अंत ऐसे घोर कलयुग के साथ हुआ। आह, यह घमंडी खिलाड़ी समझता है कि दूसरों को अपनी लीला दिखाता हूँ, किंतु खुद पर्दे के पीछे एक और लीलामय लीला हो रही है, वो उसे खबर नहीं। इस बार बम्बई में उतरकर माय लॉर्ड, आपने जो इरादे जाहिर किए, जरा देखिए उनमें से कौन कौन से पूरे हुए। आपने कहा था यहाँ से जाते समय भारतवर्ष को ऐसा कर जाऊंगा कि मेरे बाद आने वाले बड़े लाटों को वर्षों तक
कुछ ना करना पड़ेगा, ना ही कितने वर्षों तक सुख की नींद सोते रहेंगे। किंतु बात उल्टी हुई, आपको स्वयं इस बार बेचैनी उठानी पड़ रही है और इस देश में जैसी अशांति आप फैला चले हैं, उसके मिटने से आपको पद और आने वाले ना जाने कब तक नींद और भूख हराम करना पड़ेगा। इस बार आपने अपना बिस्तर गरम राख पर रखा है और भारतवासियों को गरम तवे पर पानी की बूंदों की भांति नचाया है। आप स्वयं भी खुश ना हो सके और यहाँ की प्रजा को भी सुखी ना होने दिया। इसका लोगों के चित्त पर बड़ा ही दुख है। विचारिए तो क्या शान आपकी इस देश में थी और अब क्या हो गई। कितने ही ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिरे। अलिफ लैला के अलादीन के चिराग रगड़कर और अबुल हसन के पीछे बगदाद के खलीफा की गद्दी पर आंख खोलकर वह शान न देखी जो दिल्ली दरबार में आपने देखी। आपकी और आपकी लेडी की कुर्सी सोने की थी और आपके प्रभु महाराज के छोटे भाई और उनकी पत्नी की चांदी की। आप दाहिने हाथ थे वह बाएं, आप प्रथम थे वह दूसरे। इस देश में सब रईसों को सलाम पहले किया और बादशाह के भाई को पीछे। इस देश में सब रईसों ने सलाम पहले आपको किया और बादशाह के भाई को पीछे। जुलूस में आपका हाथी सबसे आगे और सबसे ऊंचा था। होंदा चवर छत्र आदि सबसे बढ़ चढ़कर थे। सारांश यह है कि ईश्वर और महाराज एडवर्ड के बाद इस देश में आपका ही एक दर्जा था। किंतु देखते हैं कि जंगी लाट के मुकाबले आपने पटखनी खाई। सिर के बल नीचे आ रहे आपको अपने स्वदेश में ही ऊंचे मान से गए आपको साफ नीचा देखना पड़ा। पद त्याग की धमकी से भी ऊंचे ना हो सके। आप बहुत धीर गंभीर प्रसिद्ध थे। उस सारी धीरता गंभीरता का आपने इस बार काउंसिल में बेकानूनी कानून पास करते और कन्वोकेशन वक्तृता देते समय दिवाला निकाल दिया। यह दिवाला इस देश में हुआ। उधर विलायत को आपका बार बार इस्तीफा देने की धमकी ने प्रकाश कर दिया कि जड़ हिल गई है। अंत में वहाँ भी आपको दिवालिया होना पड़ा और धीरता और गंभीरता और दृढ़ता के साथ को भी तिलांजलि देनी पड़ी। इस देश के हाकिम आपकी ताल पर नाचते थे। राजा महाराजा डोरी हिलाने के सामने हाथ बांधे खड़े हाजिर होते थे। आपके एक इशारे पर प्रलय होती थी। कितने ही राजाओं को मिट्टी के खिलौने की भांति आपने तोड़ फोड़ डाला। कितने ही मट्टी काट के खिलौने की कृपा आपकी जादू से बड़े बड़े पदाधिकारी बन गए। आपके इस इशारे से इस देश की शिक्षा पायमाल हो गई। स्वाधीनता उजड़ गई। बंग देश के सिर पर आरा रखा गया। आह, देश के बड़े माइलॉर्ड का यह दर्जा हुआ कि फौजी अफसर उनके इच्छित पद पर नियत न हो सके। उसको उसी गुस्से मारे इस्तीफा दाखिल करना पड़ा। वह भी मंजूर हो गया। उनका रखाया एक आदमी नौकर न रखा, उल्टा उन्हीं को निकल जाने का हुक्म मिला। जिस प्रकार आपका बहुत ऊंचे चढ़कर गिरना यहाँ के निवासियों को दुखित कर रहा है, जिस गिर कर पड़ा रहना उससे अधिक और दुखित करता है। आपका पद छूट गया तथापि आपका पीछा नहीं छूटा। एक अदना क्लर्क जिसे नौकरी छोड़ने के लिए 1 महीने का नोटिस मिल गया हो, नोटिस की अवधि को बड़ी घृणा से काटता है। आपको इस समय अपने पद पर रहना कहाँ तक पसंद है यह आप ही जानते होंगे। अपनी दशा पर आपको कैसी घृणा आती है इस बात के जान लेने का इस देशवासियों को अवसर नहीं मिला।
पर पतन के पीछे इतनी उलझन में पड़े किसी को नहीं देखा। माय लॉर्ड, एक बार अपने कामों की ओर देखिए। आप इस काम के लिए आए थे और क्या कर चले। शासक का प्रजा के प्रति कुछ कर्तव्य होता है। यह बात आप निश्चित मानते होंगे, सो कृपया करके बताइए, क्या कर्तव्य इस देश की प्रजा के साथ पालन कर चले। क्या आंख बंद करके मनमाने हुक्म चलाना और किसी की कुछ न सुनने का नाम शासन है। क्या प्रजा की बात पर कभी कान ना देना, उसको दबाकर मर्जी के विरुद्ध जिद से सब काम किए चले जाना ही शासन कहलाता है। एक काम तो ऐसा बतलाइए जिसमें आपने जिद छोड़कर प्रजा की बात का ध्यान दिया हो। कैसर और जार भी घेरने घोटने से प्रजा की बात सुन लेते थे। आप एक मौका तो बताइए जिसमें किसी के अनुरोध या प्रार्थना सुनने के लिए प्रजा के लोगों ने आपको अपने निकट फटकने दिया हो और उनकी बात सुनी हो। नादिर शाह ने जब दिल्ली में कत्लेआम किया तो आसिफ जाह के तलवार गले में डालकर प्रार्थना करने पर उसने कत्लेआम उसी टाइम रोक दिया। पर 8 करोड़ की प्रजा के गिड़गिड़ा कर विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपने जरा ध्यान न दिया। इस समय आपकी शासन अवधि पूरी हो गई, तथापि बंग विच्छेद किए बिना घर जाना आपको पसंद नहीं। नादिर ने भी नादिर से भी बढ़कर आपकी जिद है। आप समझते हैं कि जिससे प्रजा के जी में दुख नहीं होता। आप बेचारी एक आदमी के कहने पर, पद न देने पर आप नौकरी छोड़े जाते हो। इस देश की प्रजा को यदि कहीं जाने की जरूरत होती तो नाराज होकर इस देश को कहाँ छोड़ कर जाती। यहाँ की प्रजा ने आपकी जिद और फल यहीं देख लिया। उसे देख लिया कि आप आपकी जिस जिद ने इस देश की प्रजा को पीड़ित किया, आपको भी उसने कम पीड़ा ना दी। यहाँ तक कि आप स्वयं उसका शिकार हुए। यहाँ की प्रजा प्रजा है जो अपने दुख और कष्टों की अपेक्षा अधिक परिणाम का अधिक ध्यान रखती है। वह जानती है कि संसार में सब सुखों का अंत है। दुख का समय भी एक दिन निकल जाएगा। इसी से सब दुखों को झेलकर पराधीनता सहकर भी वह जीती है माय लॉर्ड। इस कृतज्ञता की भूमि की महिमा आपने कुछ ना समझी और न यहाँ दीन प्रजा और श्रद्धा भक्ति अपने साथ ले जा सके। इसका बड़ा दुख है। इस देशवासियों के शिक्षितों को तो देखने कि आपकी आँखों को ताव नहीं। अनपढ़ गूंगी प्रजा का नाम कभी कभी आपके मुंह से निकल जाया करता है। उसी अनपढ़ प्रजा में नर सुल्तान के नाम एक राजकुमार का गीत गाया। एक बार अपने विपद के कई साल सुल्तान ने नरवरगढ़ नाम के एक राजा के स्थान के साथ काटे। वहाँ चौकीदार से लेकर एक ऊंचे पद तक काम करना पड़ा। जिस दिन घोड़े पर सवार होकर वह उस नगर से विदा हुआ, नगर द्वार के बाहर आकर उसने उस नगर को जिस रीति से अभिवादन किया वह सुनिए। उसने आंखों में आंसू भरकर कहा, प्यारे नरवरगढ़, मेरा प्रणाम ले। आज मैं तुझसे जुदा होता हूँ। तू मेरा अन्नदाता है। अपनी विपद के दिन मैंने तुझ में दिन काटे। तेरे ऋण का बदला मैं गरीब सिपाही नहीं दे सकता। भाई नरवरगढ़, यदि मैंने जानबूझकर एक दिन भी अपनी सेवा में चूक की हो, यहाँ की प्रजा की शुभ चिंता ना की हो,
यहाँ की स्त्रियों को माता और बहन की दृष्टि से ना देखा हो तो मेरा प्रणाम नहीं ले, नहीं तो प्रसन्न होकर एक बार मेरा प्रणाम ले और मुझे जाने की आज्ञा दे। माय लॉर्ड, जिस प्रजा में ऐसे राजकुमार का गीत गाया जाता है उसके देश में क्या आप भी चलते समय कुछ संभाषण करेंगे? क्या आप यह कह सकेंगे, अभागे भारत, मैंने तुझसे सब प्रकार का लाभ उठाया, तेरी बदौलत वह शान देखी जो इस जीवन में असंभव है। तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर मैंने तेरे बिगाड़ने में कुछ कमी नहीं की। संसार के सबसे पुराने देश, जब तक मेरे हाथ में शक्ति थी तेरी भलाई की इच्छा मेरे जी में ना थी। अब कुछ शक्ति नहीं है जो तेरे लिए कुछ कर सकूं, पर आशीर्वाद करता हूं कि तू फिर उठे और अपने प्राचीन गौरव और यश को फिर से लाभ करे। मेरे बाद आने वाले तेरे गौरव को समझे। आप कर सकते हैं। यह देश आपकी पिछली सब बातें भूल सकता है, पर इतनी उदारता कहाँ माय लॉर्ड में। तो बच्चों, ये एक विदाई संभाषण नामक एक पाठ है जिसको हमने अभी पढ़ा। इसमें एक व्यंग्य है जो कि सिर्फ शब्दों के चिट्ठे से लिया गया एक अंश है। इस पाठ में वायसराय कर्जन, जो कि 1899 से 1904 और 1904 से 1905 तक 2 बार वायसराय रहे, तो इन्होंने भारतीयों की स्थितियों का खुलासा किया, इनके शासन का खुलासा किया। अब कहने को उनके शासन काल में विकास के बहुत सारे कार्य हुए, नए नए आयोग बनाए गए, किंतु सबका उद्देश्य उन गोरों का वर्चस्व स्थापित करना था एवं साथ ही देश के संसाधनों का अंग्रेजों के हित में सर्वोत्तम उपयोग करना था। हर स्तर पर कर्जन ने अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की। वे सरकारी निरंकुशता के पक्षधर थे, लिहाजा प्रेस की स्वतंत्रता तक उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। अंततः काउंसिल में मनपसंद अंग्रेज सदस्य नियुक्त करवाने के मुद्दे पर उन्हें विदेश विदेश दोनों जगह पर नीचा देखना पड़ा। क्षुब्ध होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वापस इंग्लैंड चले गए। तो धन्यवाद बच्चों। आज पढ़ा हमने बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित विदाई संभाषण। धन्यवाद।